क्या हाल चाल है बाबू लोग? मस्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूसलाधार बारिश वाले मौसम में आज लगातार 8 दिनों से बारिश परेशान कर रखा है और आप फिर भी उसके बावजूद आपकी हिम्मत कम नहीं हो रही है। आप भीगते हुए अपने जो भी बारिश से बचने के उपाय हैं उन उपायों को करते हुए क्लास में उपस्थित हो जा रहे हैं। आपके जुनून को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। क्लियर है ना? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्लियर पढ़ लिए थे, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोगों ने देखा था, सॉल्व किया था। आपको क्लास में सारी बातें बता दी गई थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं यूट्यूब पे क्यों नहीं मिला? आप देखो भाई, सारी बातें यूट्यूब पे नहीं मिल सकती हैं, क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा या आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आज बहुत प्यारा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। 10th केमिस्ट्री होगा, 10th केमिस्ट्री होगा। बहुत प्यारा चैप्टर होगा। क्या नाम होगा भाई? एसिड, बेस एंड सॉल्ट होगा। क्लियर है ना? चलोगे भाई, यानी हिंदी में क्या कहेंगे भाई? अम्ल, भस्म तथा लवण। चलो देखो तो भाई, अम्ल, भस्म तथा लवण। अब इस भस्म को कुछ लोग क्षार भी कहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि इसे क्षार कब कहा जाता है। क्षार का मतलब होता है अल्कली। क्या होता है? अल्कली। अल्कली कब बनता है? क्लियर है ना? इसको आगे जब टॉपिक शुरू किया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले अभी तो हमें एसिड के बारे में जानना है कि एसिड क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानना है? एसिड क्या है। एसिड क्या है, पहला टॉपिक हो गया हम लोगों का। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? एसिड के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे बेस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बेस की बेस क्या है। फिर बेस ख़त्म होगा तो एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। उसके बाद से बहुत सारे एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे बेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उनका प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद से एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा साल्ट। और साल्ट से बहुत सारे साल्ट जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे NaCl हो गया। क्लियर है ना? जिप्सम का आप नाम सुने होंगे, जिसको पॉप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो ऐसे साल्ट का जिनका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे और तब उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है कि एसिड क्या है। व्हाट इज़ द एसिड, यानी एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड। अब मेरा प्रश्न उठा, एसिड क्या है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति ध्यान से देखना। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। किससे हुई है भाई? एसिडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है सोर। SOUR, सोर। सोर का मतलब क्या होता है भाई? खट्टा। यानी एसिड शब्द, जो शब्द एसिड है, वर्ड एसिड है, कहाँ से डेराइव हुआ भाई? एसिडस से डेराइव हुआ है, यही ना? यानी वर्ड एसिड डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिडस विच लिटरली मीन्स सोर। सोर का मतलब खट्टा, यानी जिसका मतलब ही क्या होता है? खट्टा पदार्थ या खट्टा। क्लियर है ना? जैसे आप आंवले खाते हो, आंवला खाते हो ना, अचार खाते हो घर पे, सिरका खाते हो, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, खा लो तो सरक जाता है पूरा।
छींकना शुरू कर देते हो, ठीक है, कड़वा लगता है, पूरा कड़वा लगता है। अभी इमली, देखिए पीछे से कोई लड़का कह रहा है इमली, इमली क्लियर है। तो इमली जो आप खाते हो, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, केवल हमारे मुंह में पानी आता है, बात सही है यार आप लोगों के मुंह में तो पानी नहीं आता, आप लोगों के मुंह में रसगुल्ला आता है, ठीक क्योंकि आप लोग दूध से धोए हुए हो ना। हम पानी से धो के आते हैं अपने मुंह को, तो आप भाई पानी ही आएगा मुंह में, आप तो दूध के धोए हो, इसलिए आपके मुंह में रसगुल्ला आता है ठीक। अब आगे देखो, तो इमली खाते हो तो इमली में एसिड वाला गुण होता है, इसलिए वो कड़वा लगता है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सारे कोल्ड ड्रिंक एसिडस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं सब किस नेचर के होते हैं बाबू? सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब किस नेचर के होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के होते हैं, क्लियर है ना। तो अब एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? एसिडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्योर, खट्टा, क्लियर है ना। यानी इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे भैया? द वर्ड एसिड, क्लियर है ना, डेराइव्ड फ्रॉम एसिड, क्लियर है ना, डेराइव्ड फ्रॉम एसिडस, क्लियर है ना, विच मीन्स डैट श्योर ना, शोर का मतलब क्या होगा भाई? खट्टा, खट्टा खट्टा, खट्टा का मतलब कड़वा लगना, खट्टा का मतलब कड़वा लगना। अब एसिड शब्द का आप जनरेशन जान लिए। अब प्रश्न उठेगा भैया कि एसिड कहते किसे हैं? डिफाइन द टर्म एसिड, यानी एसिड के टर्म को परिभाषित करें, डिफाइन करें, एसिड कहते किसे हैं। तो अब जरा प्रश्न उठता है कि भाई एसिड, प्रारंभ में जितने भी अम्ल पाए गए थे सब स्वाद में खट्टे थे, सब स्वाद में, तो स्वाद के आधार पर उनका डेफिनेशन दे दिया गया। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रोसीजर बढ़ा एसिड का, तो उसके क्रम में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया। किसी ने कहा कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, किसी ने कहा कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके बनते हैं, किसी ने कहा कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन देते हैं, क्लियर है ना, क्लियर। किसी ने कहा कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको एसिड कह लेते हैं, वही पुरानी परिभाषा को दोहरा दिया गया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर एसिड का अलग अलग डिफिनीशन दे डाला, क्लियर है। तो उन सभी लोगों के डिफिनीशन को एक क्रम में हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत? और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल देखो, तो इसमें कुछ है लिखने लायक? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमारा कहना आदत है, आप लोग का करना आदत है, क्लियर है ना। चलो सबसे पहले अब हम लोग वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, नोट हो गया। तो अब देखो जितना भी भैया, ये तो हो गया शोर का मतलब खट्टा। अब एक और बात बाबू कि हमने अभी बताया कि प्रारंभ में सभी अम्ल खट्टे पाए गए, सभी अम्ल खट्टे पाए गए, प्रारंभ में सभी अम्ल खट्टे पाए गए। यानी जितना शुरुआती का दौर था सारे अम्ल क्या थे? खट्टे मिले। अब इनके स्वाद के आधार पर, खट्टापन का मतलब स्वाद है, खट्टापन का मतलब स्वाद है, तो स्वाद के आधार पर इनका डेफिनेशन बना। स्वाद के आधार पे क्या डेफिनेशन बना? तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड। क्या देखेंगे भाई? डेफिनेशन ऑफ एसिड, डेफिनेशन ऑफ एसिड। और डेफिनेशन ऑफ एसिड यानी अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा देखोगे भाई, अम्ल की परिभाषा। अब इसमें पहला डेफिनेशन देखने को मिलेगा भाई, सबसे पहला डेफिनेशन
क्या मिलेगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जलीय विलयन खट्टा होता है। तो यानी इसमें हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार भैया? तो रॉबर्ट बॉयल के अनुसार। रॉबर्ट बॉयल किसके अनुसार भाई? रॉबर्ट बॉयल के अनुसार। कब दिया था इन्होंने? 1680 ईस्वी में अपने डेफिनेशन को दिया था। और इनके अनुसार लिखते हैं भाई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन या जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। वाह क्या बात है, किताब वाली बात है। खट्टा होता है जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। यानी देखो रॉबर्ट बॉयल ने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया स्वाद के आधार पे कि अम्ल वे पदार्थ, अच्छा अम्ल नहीं लिखे हैं, हाँ अच्छा युवा हो गया है, ठीक है मेरे भाई अब सही हो गया। तो अम्ल, अच्छा भाई बहुत एरर है और कहीं ठीक है। अम्ल देखो भाई रॉबर्ट बॉयल ने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद, जिनका जलीय विलयन खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होगा। ऐसे थोड़ा ना रख देंगे तो पता चलेगा कि ये खट्टा है मीठा है, पता चलेगा? हाँ बोलो, चखेंगे तभी तो पता चलेगा ना, कि देख के बताएंगे। ओ मतलब अच्छा लोमड़ी वाला किस्सा सुने हो ना, वो अंगूर तोड़ती है छलक कुदुक कुदुक के, जंप लगा के तोड़ती है, नहीं मिलता तो कहती है खट्टे हैं। ऐसे थोड़े ना आप आजमाओगे, हाँ ऐसे नहीं ना आजमाने वाले हो। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, क्लियर है ना? यानी एसिड्स आर दैट सबस्टेंस विच एक्वस सॉल्यूशन इज श्योर इन टेस्ट, यानी एसिड्स आर दैट सबस्टेंस which aqueous solution is sure in test। ये तो भैया स्वाद के आधार पर रहा। इसके बाद अगला हम लोग क्या है, एंटवाइन लेबॉइजर बाबा। कौन आए? एंटवाइन लेबॉइजर। एंटवाइन लेबॉइजर ने अम्ल का अपने हिसाब से परिभाषा दिया, क्लियर है ना? एंटवाइन लेबॉइजर के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे भैया सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवी ने एसिड का परिभाषा दिया। कौन दिया? डेवी। एंटवाइन लेबॉइजर उसके बाद डेवी, क्लियर है ना? तो डेवी ने अपने हिसाब से परिभाषा दिया, क्लियर है? तो सबके डेफिनेशन को करते चलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो तो पहले इसको नोट कर लो भैया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। हो गया बाबू? अच्छा आराम से लिख लो, ठीक है? चलो बाबू लोग हो गया, बाबू लोग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यानी ये जो परिभाषा दिया गया रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, ये परिभाषा किसके आधार पर दी गई थी भाई? स्वाद के आधार पे। किसके आधार पे? स्वाद समझते हो? हाँ देखे हो कि नहीं देखे हो? स्वाद देखे हो? कहाँ स्वाद देखे हो रे? महसूस किए हो? स्वाद महसूस किया जाता है, हाँ स्वाद को महसूस ही किया जाता है, देखा नहीं जाता है। स्वाद ना करिया होती है ना गोर होती है। जैसे गाना सुने हो ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, तो स्वाद का कोई गोरा गोरा मुखड़ा नहीं होता है। स्वाद को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी यह जो परिभाषा दिया गया किसके आधार पर दिया गया भाई? स्वाद के आधार पर। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर। तो अब देखोगे भैया लिख सकते हैं कि यह परिभाषा स्वाद के आधार पर दी गई थी। किसके आधार पर भाई? स्वाद के आधार पर दी गई थी। यानी दिस डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ एसिड। यानी यह डेफिनेशन किस पर बेस्ड था?
एसिड के टेस्ट पर बेस था। क्लियर है ना? यानी दिस डिफिनीशन वाज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ एसिड, एसिड के टेस्ट, एसिड का टेस्ट, यह डिफिनीशन एसिड के टेस्ट पर बेस्ड था। क्लियर है ना? बबुआ चल रहा है उधर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब देखो, सबसे पहले अब यह डिफिनीशन तो हो गया, यह डिफिनीशन किसके आधार पर था भाई? अम्ल के स्वाद के आधार पर। लेकिन जब आगे बढ़े तो हम लोग फिर अगला हम लोगों को कंसेप्ट मिला किनका भैया? तो देखोगे अकॉर्डिंग टू एंटवाइन लेबवाइजर, यानी एंटवाइन लेबवाइजर, लेबवाइजर बाबा क्या बोले कि अधिकतर अम्ल, और अम्लों में उन्होंने नाम किसका लिया है? देखोगे मेरे भाई, सबसे पहला उन्होंने अम्ल का नाम लिया है। देखो यानी नाम किसका लिया भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी देखोगे सबसे पहले तो क्या लिखा जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हिंदी में कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और अधिकतर अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहोगे? H2SO4 कहोगे, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर सल्फर से ही रिलेटेड तुमको चाहिए तो इसका H2SO3 लिख सकते हो, H2SO3 लिख सकते हो। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? तो अब देखोगे भैया कि सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा उन्होंने नाम किसका लिया भाई? दूसरा नाम लिया फास्फोरिक एसिड का। दूसरा नाम किसका लिया? फास्फोरिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड का। और फास्फोरिक अम्ल को देखोगे तो फास्फोरिक जितने अम्ल थे जिसमें फास्फोरस उपस्थित हो, यानी ऐसे अम्ल जिनमें फास्फोरस उपस्थित हो उसको क्या कहोगे? फास्फोरिक एसिड, यानी फास्फोरस के एसिड, फास्फोरस के एसिड। तो बहुत आएगा, H3PO3 आएगा, H3PO2 आएगा, H3PO4 आएगा। क्लियर है ना? यानी ये फास्फोरस के अम्ल हैं, फास्फोरस के अम्ल हैं। जब अगले क्लासों में जाओगे 12th में तो वहाँ एक चैप्टर मिलेगा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक चैप्टर में तुमको ग्रुप 15 जब पढ़ोगे तो वहाँ फास्फोरस मिलेगा। क्लियर है ना? वहाँ क्या मिलेगा? फास्फोरस। यानी ग्रुप 15 के तत्वों में फास्फोरस पढ़ने को मिलेगा, और वहाँ फास्फोरस के अम्लों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तुमको दी जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो अब देखोगे फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस उपस्थित है। क्लियर है ना? तो यानी इनका कहने का है कि अधिकतर अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनते हैं। किसके साथ संयोग करके बनते हैं? ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनते हैं। चलो जल्दी आ जाओ बाबू। अधिकतर अम्ल किसके साथ संयोग करके बनते हैं? बता दो जल्दी से। ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बनते हैं भाई? ऑक्सीजन के साथ। यानी अधिकतर अम्ल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनते हैं। इन्होंने बताया, किन्होंने बताया? एंटवाइन लेबॉयजर ने। क्लियर है? अब एंटवाइन लेबॉयजर का मतलब क्या था भाई? कहना क्या था कि जितने अम्ल हैं वो सब किससे संयोग करते हैं? ऑक्सीजन से। ये इसमें ऑक्सीजन है, नीचे वाले में ऑक्सीजन है, नीचे वाले में कितना कितना? इतना ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो अब इनके हिसाब से ये पता चला कि जितने अम्ल हैं सारे अम्लों में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। सारे अम्लों में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो अब जरा सोचो कि लेबॉयजर के इस विचारधारा के अनुसार सभी अम्लों में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य था। यानी इट इज़ नेसेसरी टू ऑल एसिड्स आर कंटेन्स ऑक्सीजन। यानी यह जरूरी है कि सारे एसिड क्या करें? ऑक्सीजन रखें, ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्लियर है ना? तो अब इन विचारधारा में देख ले भैया कि क्या मिला। तो देखने को मिला इट इज नेसेसरी। नेसेसरी का स्पेलिंग बोलिए, बोलिए जल्दी से। NECESSORY। वाह, क्या गलती से देखो भाई, नेसेसरी का वर्ड मीनिंग आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है? इट इज नेसेसरी to all acids are contain oxygen, यानी all acids are contain oxygen, यानी सभी अम्ल सभी अम्ल में क्या उपस्थित हो? ऑक्सीजन हो। किसके अनुसार? लेबॉयजर के अनुसार।
ये बात सही नहीं था भाई, ये बात सही नहीं था। सारे अम्लों में ऑक्सीजन उपस्थित होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों भैया? तो देख लो ना, HCl एक अम्ल है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी एसिड लिख लो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कहाँ से हम ऑक्सीजन लाएं? बरियाई से इसमें ठूसा जाए ऑक्सीजन? नहीं ना, महानुभाव को नमस्कार, बट हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, किसी को ठेस ना लगे। तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं आ जाएगा ना, नहीं आ पाएगा। क्लियर है? आएगा? नहीं आएगा। तो फिर इनके विचारधारा को समर्थन नहीं मिल पाया भाई, इनकी विचारधारा फ्लॉप हो गई, इनकी विचारधारा फ्लॉप हो गई। जैसे पिक्चर फ्लॉप होते हैं ना, फ्लॉप का मतलब क्या होता है ये बताओ? फ्लॉप का मतलब जानते हो? हाँ, कैसे तुम जान जाते हो कि फ्लॉप हो गया? फ्लॉप का मतलब कि जितना लगाया गया उतना आया नहीं, कमाई नहीं हुआ। अब जैसे 100 रुपये लगा के कोई काम किया और तुम्हारा कमाई हुआ 60 रुपये, यानी तुम्हारा मार्केट फ्लॉप चल रहा है, मार्केट फ्लॉप चल रहा है। और 100 रुपये लगा के काम किया, कमाई हो गई 1000 की, तो मार्केट तुम्हारा मज़े से चल रहा है। समझ में आया? जैसे यहाँ कोचिंग खुला हुआ है, एक बैच में 10 गो बच्चा हो, तो मार्केट फ्लॉप चल रहा है, मार्केट फ्लॉप चल रहा है। कोचिंग खोला गया हो, बिना पब्लिसिटी के बैठने का जगह नहीं हो, भूया बैठना पड़े, तो मार्केट बॉक्स सुपर, यानी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट चल रहा है। अब समझ में आ रहा है ना? इस बारिश के मौसम में भी तुम लोग उपस्थित हुए हो, तो मार्केट सुपर हिट चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे। बाकी अगर कोचिंग सेंटर के बगल में देखो तो लोग माछी मार रहे हैं। आई एम सॉरी यार किसी के भावनाओं का मजाक नहीं, ठीक? तो ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो यार? टुकुर टुकुर देखा ना करो, दिल को कुछ कुछ होता है यार, ठीक? हमने माफ़ी तो मांग लिया ना चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ए हो गया भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनके विचारधारा को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? आगे बढ़े तो चल भैया, पॉज कर, नोट कर, पॉज कर, नोट कर। हो गया बाबू? पॉज कर, नोट कर, पॉज कर, नोट कर। चलिए, पॉज हो गया, नोट हो गया, पॉज हो गया, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। तो अगला कंसेप्ट देखोगे डेवी बाबा का। ये डेवी बाबा यानी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ डेवी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? डेवी के अनुसार। डेवी के, देवी नहीं रे, डेवी, डेवी के अनुसार। अच्छा, डेवी के अनुसार देखो तो भैया इन्होंने क्या कहा कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी ऑल एसिड्स आर कंटेन H एटम, यानी सभी अम्ल, दुनिया के जितने अम्ल हैं सब में क्या उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन होता है, यानी ऑल एसिड्स आर उपस्थित। सही लिख लेना भैया, उपस्थित को थोड़ा सही कर लेना मेरे मालिक। ये उपस्थित, कुछ बच्चे बोल रहे हो मास्टर जी आप उडुडू बुडुडू लिखे हो, उपस्थित यानी अब हो गया सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, यानी ऑल एसिड्स आर कंटेन हाइड्रोजन। यानी अब देख ले भाई, बात तो सही था इनका कि जितना एसिड है सब में क्या उपस्थित होगा? हाइड्रोजन होगा। 100% इन्होंने बात सही में कही, ठीक है? जैसे कोई भी एसिड ले लो भैया, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, H3PO4 ले लो। क्लियर है ना? और भी जो तुमको अच्छा एसिड का मन करे, क्लियर है ना? जो सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? यानी जितने एसिड थे सब में अम्ल कह रहे हैं, हाइड्रोजन उपस्थित था, हाइड्रोजन उपस्थित था। क्लियर है? यानी प्रारंभ में डेवी के इस विचारधारा को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सपोर्ट नहीं मिला इनको। क्लियर है ना? शुरुआत के दौर में इनिशियली दिस कंसेप्ट वाज नॉट गेन लार्ज सपोर्ट, यानी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला।
क्लियर है ना। इनिशियली दिस कंसेप्ट वाज नॉट गेन सपोर्ट, यानी सपोर्ट इसको प्राप्त नहीं हो पाया। क्लियर है ना। तो फिर धीरे धीरे बात सही है, आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आगे तो लोग सपोर्ट करेंगे ना, या कोई आएगा तो चलो भाई मेरी बात सही है, सपोर्ट नहीं मिला तो कहेगा काहे को नया खोजना, काहे को, क्यों नया ढूंढेंगे हम। इसी बात को उठाते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और मार्केट में लंच कर देते हैं, मार्केट में लंच कर देते हैं। बात है कि नहीं है। हाँ, जैसे सपोज दैट आज से 5 साल पहले 6 साल पहले क्या हुआ, रिलायंस नेटवर्किंग की दुनिया में शायद पीछे चला गया था, पीछे चला गया था। अरे टावर तो थे ही रिलायंस के, नेटवर्क तो थे ही, सबसे पहला नेटवर्क उसी ने शुरू किया, लेकिन मार्केट में पीछे चला गया, तो फिर उसको मॉडिफाई कर दिया गया। अब मॉडिफाई करके क्या लॉन्च किया गया, जियो 4G अपग्रेडेड वर्जन, और अभी देख लो रैंकिंग 1 चल रहा है ना। तो इसी तरह से मतलब शुरू में अगर किसी चीज़ को समर्थन ना मिले और बात सही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ को मॉडिफाई करके लंच करना है, मॉडिफाई करके लंच करना। तो इस समर्थन को फिर किसी ने क्या किया, मॉडिफाई करके लंच कर दिया, जिनका नाम क्या था, अर्हेनियस बाबा। नाम क्या था, अर्हेनियस बाबा। उनके सम्मान में नमस्कार। अर्हेनियस बाबा ने क्या किया भैया, अर्हेनियस ने क्या किया, उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन देते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का होना जरूरी है, सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होगा तभी तो H आयन देगा ना। अब हाइड्रोजन है ही नहीं, सपोज दैट तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तुम ठंडा कहाँ से पियोगे, कोल्ड ड्रिंक कहीं से खरीद पाओगे, खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे ना। तो पैसा रहेगा तो जितना मर्जी उतना खरीदाएगा, यानी हाइड्रोजन होगा तो जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में H आयन निकलेगा। अब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो निकलेगा नहीं, तो यानी डेवी का बात सही था भैया, डेवी का बात सही था। और इसी को उन्होंने मॉडिफाई किया, इसी को मॉडिफाई किया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H आयन देते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगला समर्थन किनका मिला, इधर देखो, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लिविग। अब देखो लिविग बाबा ने भी उस डेवी के कंसेप्ट को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है भाई, तो देखोगे कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है। ले भैया पुरानी वाली बातें, इधर देखो भैया, इधर देखो, सबसे बड़ा चीज़ थोड़ा सा हम वो करते हैं ना, चलो इधर देखो तो भाई, इधर वाली बात है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ये कौन बताया, डेवी ने। अगला देखो तो कंसेप्ट क्या मिल रहा है लिविग के अनुसार, कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, जिसका विस्थापन किसी धातु द्वारा होता है, मेटल द्वारा होता है। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। यानी क्या लिखा गया कि एसिड्स आर दैट सब्सटेंस व्हिच कंटेन H एटम एंड इट डिस्प्लेस्ड बाय एनी मेटल, इट डिस्प्लेस्ड बाय एनी मेटल। क्लियर है ना, यानी किसी धातु द्वारा इनका क्या कर दिया जाएगा, विस्थापन कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो भैया, यानी HCl है, HCl है प्लस, अगर हम इसका भी इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दे भाई, बोलो जल्दी से, कि बोलो बोलो बोलो, हाँ, जैसे सोडियम से ही करवा दो, पोटेशियम से करवा दो, लिथियम से करवा दो, क्या बनेगा भाई, KCl बनेगा, प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 से यहाँ गुणा कर लो, 2 से यहाँ गुणा कर लो, 2 से यहाँ कर लो, तो एक KCl बन गया। क्या बन गया, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है ना। यानी देखो कि सभी अम्ल में क्या उपस्थित था भाई, हाइड्रोजन उपस्थित था। सभी अम्लों में क्या उपस्थित था, हाइड्रोजन उपस्थित था। और इस हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा किया गया, धातु के द्वारा। क्या यह धातु नहीं है,
सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है कि नहीं है? यहाँ पोटेशियम लिखा गया, क्या लिखा गया है? यहाँ देखो भैया मेरे, ए क्या है? अम्ल है। तो अम्ल में हाइड्रोजन का विस्थापन ही तो क्लोरीन की पोटेशियम किया है ना, यानी इस हाइड्रोजन का विस्थापन कौन किया है? पोटेशियम किया है। हाइड्रोजन का विस्थापन पोटेशियम किया, तो यानी पोटेशियम विस्थापित कर रहा है हाइड्रोजन को और बना रहा है क्या? KCl, और KCl बन गया भैया साल्ट। क्या बन गया? साल्ट बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा? उसी तरह से और भी ले लो भैया, H2SO4 को ले लो और इसके साथ अभी क्रिया कराओ, Zn का क्या कराओ? Zn का। तो Zn क्या करेगा? SO4 को लेके हट जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। H2 गैस बाहर निकलेगा। तो थोड़ा बढ़िया से इस रिएक्शन को लिख देते हैं, बढ़िया से। यानी देख लो, सबसे पहले देखोगे तो H2SO4 को लिया, प्लस रिएक्शन कराया Zn से, क्या बनाया? ZnSO4 बन गया, प्लस क्या निकल गया? H2 गैस। यानी Zn किसको विस्थापित किया है? अरे हाइड्रोजन को किया है। किसको विस्थापित किया है? हाइड्रोजन को किया है ना। Zn किसको विस्थापित किया? हाइड्रोजन को। क्लियर है? तो चल मेरे भाई, ये हाइड्रोजन विस्थापित हुआ किसके द्वारा? Zn द्वारा। Zn क्या है? धातु। क्या है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये किसका कंसेप्ट रहा भाई? लिविक का। किसका कंसेप्ट रहा? लिविक का। क्लियर है? चलो अब अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे आर्हेनियस का। किसका पढ़ेंगे? आर्हेनियस का। फटाफट इसको नोट करोगे भाई, देखोगे जो नहीं नोट किए हो इसके पहले ए नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ें, इसको नोट कर लिया, जल्दी से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। हो गया बाबू? और इसको नोट कर लिया, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो हो गया बाबू लोग? पक्का? आगे बढ़ा जाए? अब आगे एक ही शर्त पे बढ़ेंगे यार, आगे एक ही शर्त पे बढ़ेंगे यार। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और शेयर करना ना बोलो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। क्लियर है ना? चलो तभी अब वीडियो सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, तभी आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। ला भाई पानी ला, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा। बहुत ज़्यादा चिल्ड है, इतना ज़्यादा कहाँ लेके आता है सब। चलो आगे देखो तो, आर्हेनियस का अगला कंसेप्ट देखो तो भाई। अब देखो भाई, आयनिक प्रिंसिपल ऑफ आर्हेनियस, आयनिक प्रिंसिपल ऑफ आर्हेनियस 5 नंबर कंसेप्ट होगा ना भाई? कितना नंबर कंसेप्ट होगा? 5 नंबर। तो 5 नंबर देखो भाई, आयोनिक प्रिंसिपल आर्हेनियस। क्लियर है ना? और आर्हेनियस का आयनिक विचार, आर्हेनियस का आयनिक विचारधारा, आयनिक यानी आयन बनाना। क्या बनाना? आयन बनाना। क्या बनाना? आयन बनाना। तो लिखेंगे भाई आर्हेनियस, आर्हेनियस का आयनिक विचारधारा, विचारधारा, आर्हेनियस का आयनिक विचारधारा। चलो भाई देखोगे, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं
इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H प्लस यानी H आयन, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? H आयन। प्लस नहीं पढ़ेंगे भाई, इसको क्या पढ़ेंगे? H आयन देते हैं। क्लियर है ना? H आयन देते हैं या प्रदान करते हैं। चलो भैया प्रदान करते हैं लिख दो भाई, बच्चे बोल रहे हैं ओ मास्टर जी तो लिखो H आयन प्रदान करते हैं। देखो भैया सबसे पहले आयन की बात कर लेते हैं, पिछले क्लास में भी किए थे। तो आयन की बात करते हैं, यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं आयन। आयन में एक होता है भैया केटायन। क्या होता है? केटायन, जिसको कहते हैं धनायन। क्या कहते हैं? धनायन। और धनायन में क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लोगे तो Na प्लस दिया हमने, तो यानी सोडियम आयन बना, लेकिन ये धनायन बना। क्या बना? धनायन। क्लियर है ना? उसी तरह से आयन, सही तो है? क्या तकलीफ है यार भाई, आप लोग पीछे से बड़ो बड़ो कर रहे हो? ये तो लोग की इंस्टाग्राम का रील है रे, ये केमिस्ट्री है बेटा। क्या है? इसको पहचानो, ये केमिस्ट्री है, इंस्टाग्राम का रील नहीं है। अब लिथियम प्लस कर दिया, मैग्नीशियम प्लस प्लस कर दिया, तो यानी प्लस का मतलब क्या है? मैग्नीशियम आयन, लेकिन मैग्नीशियम केटायन, मैग्नीशियम केटायन। क्लियर है ना? उसी तरह से दूसरा होता है एनायन। क्या होता है भाई? एनायन। एनायन को कहते हैं भाई ऋणायन। क्या कहते हैं? ऋणायन। ए बालक बालिके शांत रहो। अब देखो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा भाई? निगेटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लो तो Cl माइनस किया, इसका मतलब क्या है? क्लोरीन आयन बना, क्लोरीन आयन बना। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, तो यानी जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H आयन प्रदान करते हैं। आगे वाली लाइन क्या है भाई? इस गुण के आधार पर अरेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी। इस गुण के आधार पर अरेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी। चलिए भाई पढ़िए, परिभाषा क्या है? इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H आयन देता है। बस वही बात है। किताब वाले भी कमाल का बात लिखते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H आयन। H आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन। H आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन। देखो भैया यहाँ H आयन का मतलब क्या हो गया? H आयन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन। कौन आयन भाई? हाइड्रोजन आयन। क्या हो गया भाई? हाइड्रोजन आयन। तो यानी क्या लिखोगे भाई इंग्लिश में? क्या लिखोगे? एसिड्स आर that substance which produced H ion dissolved in H2O या वाटर। H आयन डिजॉल्व्ड इन H आयन। क्लियर है ना? H2O। कोई दिक्कत? या इसको और में भी लिख सकते हो भाई, इसको और में लिख सकते हो कि एसिड्स आर दैट सब्सटेंस whose aqueous solution is gives H आयन, gives H आयन, यानी whose aqueous solution gives H आयन। क्लियर है ना? यानी एसिड वे पदार्थ है जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्लियर है ना? तो दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हो, एसिड्स आर दैट सब्सटेंस whose aqueous solution released H आयन।
क्या रिलीज करता है भाई? एच आयन रिलीज करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, एग्जाम्पल की बात देखोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले कि यानी जैसे हमने HCl को लिया और इसको क्या किस में डिजॉल्व किया भाई? H2O में घोल दिया। किस में घोल दिया? इसको H2O के साथ मिश्रित किया, यानी इसमें पानी मिलाया। जैसे आप शरबत बनाते हो, घर पे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो शरबत बनाते हो तो चीनी को किस में डालते हो? पानी में। चीनी को किस में डालते हो? पानी में डालते हो। उसी तरह से इसको क्या करो भाई? पानी में डाल दो। इसको किस में डालो? पानी में। तो ये घुलेगा पानी में तो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन निगेटिव आयन देगा। क्लोरीन निगेटिव आयन देगा। पीछे से और भी जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल है बोल दे भैया। HNO3 देख लो, बन्नी कह रही है HNO3, तो इसको किस में डिजॉल्व करना है भाई? H2O में डिजॉल्व करो, डिजॉल्व करो। क्लियर है ना? क्या करो भाई? डिजॉल्व करो, यानी पानी में घुला दो। पानी में घुला दो तो ये टूट जाएगा, तो H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल हो तो बता दो भाई। क्या? CH3 COOH। देखो भाई ये एसिटिक एसिड होता है, इसका नाम क्या है भाई? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्लियर है ना? एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और यह एसिटिक एसिड जैसे इसको किस में डालते हो भाई? H2O में। H2O में, यानी ये डिजॉल्व होता है। क्या होता है भाई? डिजॉल्व होता है, तो ये टूट जाता है। CH3 हो गया। COO। और क्या टूटता है यहाँ? माइनस प्लस H आयन प्लस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि H आयन प्लस CO, ऐसे करना, आई एम सॉरी, CH3COO माइनस। क्लियर है ना? तो यानी इसका जो एसिड पार्ट है वो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब तुम्हारे मन में ख्याल उठ रहा होगा कि ओ मास्टर जी ये बात तो हमको समझ में नहीं आया, रास नहीं आई भाई, मन को भाया नहीं। यानी यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ आपने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? ये मन को भाया नहीं उदाहरण, क्योंकि आपने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? क्यों इसी को निकाला? मन में प्रश्न होगा ना? ऐसे मुंह बनाओगे और पूछोगे अपने आत्मा से, जो आत्मा भटक रही है, भटकती हुई आत्मा से पूछोगे तो मास्टर जी जवाब क्या देगा कि बेटा आत्मा को शांत करो, तब बातें समझ में आएंगी। ठीक है? आत्मा को शांत करो। आत्मा को क्या करना है? पीछे वाले बाबू, आत्मा को क्या करना है? क्या शांत नहीं होगी? हाँ, तो हवन जाप करके भभूत लगा के पूरा शांत कर देंगे। ठीक, आज जिस दिन अपना प्रकोप दिखाएंगे ना, वो आत्मा ऐसे ही छोड़ के आपको भाग जाएगी। ठीक, जिस दिन लाएंगे एकदम निर्मा सरफ से खींचना शुरू करेंगे आपकी आत्मा को ना, उस दिन शांत हो जाएगी। तो भाई देखो, अब इसको समझा देते हैं। इसको क्या करते हैं भाई? समझा देते हैं। क्लियर है? तो अब पहले इसको नोट कर लो। पहला देखो भाई, कुछ नाम है, चलो नोट तो करते रहना है। यानी देखो पहला एग्जाम्पल, इसको क्या कहोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या कहोगे? नाइट्रिक एसिड। क्या कहोगे? नाइट्रिक एसिड कहोगे। क्लियर है ना? नाइट्रिक एसिड यानी क्या दिया? H आयन। यानी इसको क्या लिखोगे? हाइड्रोजन आयन लिखोगे। नीचे भी हाइड्रोजन आयन, नीचे भी हाइड्रोजन आयन, सब में क्या किया? हाइड्रोजन आयन। अच्छा, इधर क्लोराइड आयन है या क्लोरीन आयन? क्लोराइड कहोगे। क्या कहोगे? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन बना। चलो इधर क्या बना? नाइट्रेट आयन बना। क्या बना बाबू? नाइट्रेट आयन बना। और इधर क्या बना? एसीटेट आयन बना। क्या बना? एसीटेट आयन बना। क्लियर है? तो चलो अब इसको समझा देते हैं, नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को समझा देते हैं। चलो फट जल्दी से भैया वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया? जल्दी से देख लो भाई, जो पसंद आए उतारो, जो नहीं आए छोड़ दो। ठीक? बहुत सारा अक्षर दिख रहा है आपको, इन अक्षरों में जो अक्षर आपको अच्छा लगे उसी अक्षर को अपना बनाओ। ठीक?
यानी एक बात सुन लो भैया, मेरी हर बात को हंसी में न उड़ाना, मेरी हर बात को हंसी में मत उड़ाना, जो अच्छा लगे उसे अपना बना लेना। आगे बढ़ें। वाह क्या बात है, अरे वाह वाह करो यार। चलो अब सुनो, यानी अभी हमने बताया सबसे पहले कि CH3, और पहले एग्जांपल ले लेते हैं CH3 का है। देखो भैया है गांव वाले भाई, सुनो सुनो गांव वाले, राहुल के दुकान में एसिड आ गया CH3COOH। अब इसको जैने तूने क्या किया भैया, H2O में डिजॉल्व किया। क्या किया? डिजॉल्व किया। तो जैसे डिजॉल्व किया तो CH3COO हो गया, A माइनस A प्लस, ओए होय 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 होय, H प्लस हो गया। यानी यहाँ देखो कि ये जो COOH होता है ना, इसको कार्बोजाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इंग्लिश में लिखते हैं इसको ऐसे, कार्बोजाइलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ना? अब इसमें क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप देखोगे, इसका फंक्शनल ग्रुप हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह होता है COOH, COOH। बाकी इसके साथ एक कार्बन के, ये नंबर ऑफ कार्बन इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए आते हैं। ये केवल गिनती वाले हाइड्रोजन होते हैं, केवल गिनती वाले, इनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी 2 पार्ट में इसको बांट लिया हम। कितने पार्ट में बांट लिए? 1 और 2। क्लियर है ना? 1 और 2 पार्ट में बांट लिया हमने। हेलो, अरे फालतू का फ़ोन करता सर। किसका फ़ोन है भाई? पासवर्ड बताइए। छुए वाला। बड़ा वायरल हुआ भाई, छुए वाला। देखो भाई, इसके 2 पार्ट हमने बना लिए। कितने पार्ट बना लिए हमने? 2 पार्ट बना लिए। कितने पार्ट बनाए? 2 पार्ट। देखो भाई, 2 पार्ट यहाँ हमने बनाया। पहला पार्ट हमने क्या बनाया, इसको तो हमने फंक्शनल ग्रुप बोला। यानी यूं कह लो कि इसको मेन पार्ट कहो, मेन पार्ट कहो, मेन पार्ट यानी मुख्य भाग कहो, मुख्य भाग। और इसको कह लो भाई सहायक भाग। क्या कह लो? सहायक भाग, सहायक भाग यानी हेल्पिंग पार्ट। क्या कहोगे? हेल्पिंग पार्ट कहोगे। क्लियर है ना? इसको क्या कहोगे? हेल्पिंग पार्ट कहोगे। तो हेल्पिंग पार्ट केवल हेल्प कर रहा है, ये हाइड्रोजन थोड़े ना देगा अपना। जो आपको हेल्प करने आया वो अपना तन मन धन सब दे देगा आप ही को, वो हेल्प कर रहा है। जिस दिन आप मन नहीं कर रहा हेल्प करने का, उस दिन अपना सब लेके चला जाएगा, सब लेकर चला जाएगा। तो हेल्पिंग पार्ट केवल हेल्प कर रहा है, वो हाइड्रोजन देने वाला नहीं है। और इधर है मुख्य पार्ट, मुख्य भाग, मेन पार्ट। और इसी मेन पार्ट को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। किसका होता है भाई? कार्बोजाइलिक अम्ल का। नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का है ना, उसमें इसको पढ़ना है, उसमें इसको पढ़ना। आप उलाट के देखोगे तो बहुत सारा क्रियात्मक समूह दिया होगा, एल्कोहल दिया होगा, कीटोन दिया होगा, ईथर दिया होगा, कार्बोजाइलिक एसिड दिया होगा। समझ में आ रहा है? एल्काइल हैलाइड दिया होगा। क्लियर है? जल्दी से देख लो भैया। हैलोजन वाला दिया होगा। लाइए मैं बता दूं फटाफट। देखो भाई, बहुत सारा दिया होगा। जो भी आपके पास बुक है, जिस भी पब्लिकेशन का, आप निकाल लेंगे। हाँ वही है, बस 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 सामने। ला भाई 2। देखो भाई कि पता नहीं किस पब्लिकेशन का बुक है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बालिका ने मुझे प्रोवाइड किया है।
आप देख सकते हो पेज नंबर 76 में दिया हुआ है। अगर ऐसा कलर रूप रंग आपके भी बुक का हो तो निकाल लीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा कलर और रूप रंग आपके बुक का हो तो निकाल लो, नहीं तो अलग अलग पब्लिकेशन है तो कोई मतलब नहीं है। देखो, एक 4th नंबर चैप्टर है, क्रियात्मक समूह में अक्रियाशील समूह दिया और क्रियाशील समूह दिया। इसने किसको लेकर समझाया? तो CH3 और OH को लेकर समझाया। यह अक्रियाशील समूह है और यह क्या है? क्रियाशील समूह, यानी क्रियात्मक समूह। कौन सा समूह? तो हमने किसको लेकर समझाया भाई? हमने कार्बोजाइलिक एसिड को लेकर समझाया। इसने किसको लेकर समझाया भाई? अल्कोहल को लेकर समझाया। अल्कोहल, वही अल्कोहल, पानी शराब में मिला के पीजिए, कम में पीजिए वरना पता चलेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तौबा तौबा बिहार में तौबा तौबा। अब देखो भाई, तो अब देखो CH3, अरे वाह क्या बात है यार, पढ़ाने नहीं देंगे ये अरे देखो बाबू, ये बगल में कुछ लोग हैं मैकेनिक लोग, ये झूठ मूठ का बुड़ू करते रहते हैं। देखो, तो इसने किसको लेकर समझाया भाई? अल्कोहल को। किसको लेकर समझाया? इसको इन्होंने कहा नॉन रिएक्टिव। क्या कहा? नॉन रिएक्टिव। और इसको इन्होंने कहा क्या? रिएक्टिव। रिएक्टिव कहा, यानी फंक्शनल ग्रुप का। वही चीज़ यहाँ है, हेल्पिंग पार्ट है जो नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। क्लियर है ना? क्लियर। और ए वाला क्या होता है भाई? रिएक्टिव होता है। तो जो रिएक्टिव पार्ट है वहीं से तो हाइड्रोजन निकलेगा ना, सब जगह से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ तो सबसे पहले अल्कोहल दिया, ईथर दिया, एल्डिहाइड दिया, कीटोन दिया, उसके बाद से देखिए कार्बोजाइलिक एसिड दिया, एस्टर दिया, एमीन दिया, एल्काइल हैलाइड दिया। यानी 5, 7, 6, 10 जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप थे इन्होंने पढ़ा रखा है। आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप 4थे चैप्टर में। कहाँ मिलेगा? 4थे चैप्टर में, जिसका नाम क्या होगा? कार्बन तथा इसके यौगिक। क्लियर है ना? तो यानी अब अम्ल में वाले पार्ट में यहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ से। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई, अब देखो ये हो गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं। ये बोर्ड तो मेरा भर चुका है, आपको लिखना है तो लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अब जैसे हमने लिया कि CH3 और क्या लिया? COOH लिया। इसमें से ए सहायक भाग और ए यानी क्रियात्मक भाग जो क्रियाशील होगा, यानी इसको रिएक्टिव कहोगे। क्या कहोगे? रिएक्टिव कहोगे। इसको क्या कहोगे? नॉन रिएक्टिव कहोगे। नॉन रिएक्टिव कहोगे। उसी तरह से मेरे बाबू अब ज़रा सोचो कि अगर HCOH कर दें, HCOOH कर दें तो HCOOH है, तो यानी यह वाला जो पार्ट है यह क्या है? नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है। और यह क्या है भाई? रिएक्टिव है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम यानी HCOOH को क्या कहते हो भाई? HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हो। क्या कहते हो? फॉर्मिक एसिड। ध्यान से सुनो मेरे भाई, फॉर्मिक एसिड कहते हो। क्या कहते हो? फॉर्मिक एसिड। और यह फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लाल चींटी देखे हो, वो काट देती है तो बड़ा ओहो करते हो ना। बिच्छू का डंक देखे हो? कहाँ देखे हो यार, भगवान न करे यार यानी भूल से भी बिच्छू डंक न मारे। तो बिच्छू डंक मारती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यानी उसके डंक में, लाल चींटी के दांत के लार में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इनका सोर्स क्या है? तो सोर्स है भाई रेड एंट। रेड एंट, लाल चींटी या स्कॉर्पियन साइड। स्कॉर्पियन साइट। क्लियर है ना? स्कॉर्पियन साइट। स्कॉर्पियन साइट का हिंदी होगा बिच्छू का डंक। बिच्छू का डंक। जब बिच्छू डंक मारती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम?
तो अब देखो यानी इसको जैसे जल में तू डुबोएगा तो क्या टूटेगा भैया, HCOO हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H आयन निकल जाएगा। निकल गया तो इसको फॉर्मेट आयन कहोगे। क्या कहोगे, फॉर्मेट आयन कहोगे, फॉर्मेट आयन कहोगे इसको, हाइड्रोजन आयन। इसमें तोड़ा तो क्या मिल गया, CH3COO माइनस प्लस H आयन निकल गया, तो इसको एसीटेट आयन कहा। क्या कहा, एसीटेट आयन कहा। क्लियर है ना। नाम क्या था इसका, एसिटिक एसिड था। क्या था, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। और ये क्या है भाई, फॉर्मिक अम्ल। ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है, रेड एंट में पाया जाता है, और एक जगह और पाया जाता है, नेटल नाम का एक पौधा होता है, नेटल नाम का पौधा होता है। उस पौधे के पत्तियों के आगे नुकीले पार्ट बने होते हैं, वो चुभ जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो नेटल नाम के पौधे में भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। NCERT का बुक होगा तो उसमें उलाट के देखोगे, लिखा होगा डिड यू नो, क्या आप जानते हो, डिड यू नो, NCERT के बुक में। और उसमें नेटल नाम का पौधा में क्या पाया जाता है भाई, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई, नेटल नाम के वृक्ष में, नेटल नामक पौधा के पत्तियों में, नामक पौधा के पत्तियों में। इतनी बात हो गई भाई। मिला NCERT के बुक में, नहीं मिला पढ़ लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। अब देखो सेकंड चैप्टर में कहाँ मिलेगा, सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसी में मिलेगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा भाई, पहला चीज़ देख लो, फटाफट देख लो, ये चीज़ आप लिख लोगे फटाक से, हो गया भाई। अब देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, हो गया। देखो आज हमने एसिड बेस चैप्टर शुरुआत करी, और सेकंड चैप्टर रहा केमिस्ट्री का NCERT के अकॉर्डिंग से। और इस चैप्टर की शुरुआत हमने करी तो इसमें बताया कि अम्ल क्या होते हैं, और अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, अम्ल को किन किन लोगों ने कब कब परिभाषित किया, क्या क्या डेफिनेशन दे डाला, और अम्ल को एसिड को समझाने का प्रयास कैसे कैसे किया गया। क्लियर है ना। उसके बाद इसके टर्म में सबसे पहला किसका परिभाषा आया भाई, तो अम्ल की परिभाषा को रॉबर्ट बॉयल ने दिया। कौन दिया, और इन्होंने बता दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। यह परिभाषा किसके आधार पर दी गई थी भाई, यानी दिस डिफिनीशन बेसिस ऑन द टेस्ट ऑफ एसिड, टेस्ट ऑफ एसिड। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला फिर क्या मिला, अकॉर्डिंग टू एंटवाइन लेबॉइजर, और एंटवाइन लेबॉइजर के हिसाब से अगला हम लोगों को क्या मिला भाई, डेवी के अनुसार, डेवी के अनुसार इन्होंने बताया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, यानी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लिविंग, क्लियर है ना। लिविंग के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, और उसका विस्थापन किसी धातु द्वारा होता है, यानी मेटल द्वारा होता है। यानी हमने ये बता दिया भाई कि H2SO4 को अब उसी तरह से अगर बात करें HNO3 का हम करें, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, किसी Pb से करवा दें, तो ये बन जाएगा PbNO3 तो होल थ्राइस या होल ट्वाइस, और H निकल जाएगा। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमको मिल गया। आगे बढ़े तो फिर किसका हम लोगों ने डिफिनेशन देखा भाई, आयनिक प्रिंसिपल ऑफ अरेनियस। और अरेनियस का परिभाषा सर्वमान्य हुआ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन देते हैं, H आयन देते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ से जो H आयन निकलता है ना, यह H आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। यह जल के अणु के साथ ही हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अरेनियस के कंसेप्ट को देखा। फिर हमने ये बताया कि जैसे अगर एसिड ग्रुप आता है कार्बोजाइलिक एसिड, तो कार्बोजाइलिक एसिड में यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, केवल उसके एसिड पार्ट से ही निकलेगा। तो यानी यह जो आपने देखा यह केवल एसिड पार्ट है। क्या है,
एसिड पार्ट है। एसिड पार्ट यानी अम्ल वाला भाग, अम्ल वाला भाग, और यह एसिड पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया भैया, ये सहायक भाग है, इधर वाला सहायक भाग है, और इधर वाला क्रियात्मक समूह है जो रिएक्टिव होता है, और इधर वाला नॉन रिएक्टिव होता है। यानी ये नॉन रिएक्टिव है। क्या है? नॉन रिएक्टिव है। इधर वाला तो जहाँ रिएक्टिव है वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे हम लोगों ने बढ़ा तो ये फिर बताया भाई कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो नेटल नाम के पौधा में, रेड एंट जिसको लाल चिट्टी कहोगे, लाल चिट्टी कहोगे, क्लियर है ना? उसके बाद से बिच्छू के डंक में, क्लियर? तो इन बातों को हमने आज पढ़ने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया, क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख चुके हो ना सब? चलो अब अगले क्लास में हम लोग एसिड के इनके यानी आर्हेनियस के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और एसिड के कुछ प्रॉपर्टी को देखने का प्रयास करेंगे, क्लियर है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन एक बात और है भाई, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वहाँ की लगे शेयर भी कीजिए, ठीक है? चलिए आज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहीं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।